स्वागत है मेरे इस प्रेजेंटेशन में। आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किन चीज़ों का ध्यान रखने से हम हमारी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी कंपनी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान देना है सिर्फ मैं जो समझाता हूँ उन पॉइंट्स को। हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ऐसे में छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें दो तीन चार ऐसे स्लाइड्स में कवर करूंगा और बिल्कुल बेसिक भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे सबको ये समझ में आए। तो आप इस वीडियो को पूरा अटेंशन दे के समझे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आप एक फैमिली का पिक्चर देख रहे होंगे। एक हस्बैंड वाइफ है और दो बच्चे हैं। हमारे फैमिली में भी तो ऐसा ही होता है। शायद पेरेंट्स की एडिशन होगा। तो हर किसी का एक फाइनेंशियल गोल होता है, उनको पता हो या ना हो। लेकिन कुछ ना कुछ समय पे ऐसी इवेंट आने वाली है लाइफ में जहाँ पे पैसों की एक बड़े चंक की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर बच्चों की बात करें तो उनके एजुकेशन के लिए। एजुकेशन आज से 5 साल 10 साल 15 साल के बाद एक बड़ा खर्चा आएगा, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो उस समय पे एक बड़ा पैसा चाहिए होगा। अगर पेरेंट्स की बात करें, पर्टिकुलरली घर में जो लेडीज हैं उनकी, तो उनके सपने होते हैं कि बच्चों की शादी जो है वो धामधूम से करें। तो उनके माइंड में होता है कि उस समय पर मुझे पैसा चाहिए गोल्ड खरीदने के लिए, बैंड बाजा और बाराती के लिए, और जो भी सब डेकोरेशन करना है, कपड़े खरीदने हैं, उन सब के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है, उनका ये एक फाइनेंशियल गोल होता है। उसी तरह किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है फ्यूचर में, फॉरेन घूमने जाना है, इन सब के लिए भी वो फाइनेंशियल गोल्स बना सकते हैं, क्योंकि ये सब खर्चे होते ही है प्रैक्टिकल लाइफ में। और एक फाइनल जो बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, और वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट के लिए हमें ढेर सारा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि हम रिटायर्ड हो जाए उसके बाद हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है, ज़्यादातर लोगों की, सबकी नहीं। लेकिन फिजिकल कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है, विलिंगनेस टू अर्न भी कम हो जाता है। लोगों को रिलैक्स करना होता है, और उसके लिए फिर इनकम शायद बंद हो जाए, और लेकिन खर्चे कभी बंद नहीं होने वाले। तो उसके लिए उन खर्चों को लाइफ लॉन्ग हम अब जब तक जिए, हम हमारा और हमारे स्पाउस जब तक जिए तब तक हमारे खर्चे पूरे हो, उसके लिए पैसों की व्यवस्था करनी होती है, जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट चंक। तो उसके लिए एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। तो जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया है, वैसे हर तरह की किटी हमें इकट्ठी करनी होगी हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग करके। तो जब आज से हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तब से आपको ध्यान में रखना है कि किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हमारी मैक्सिमम वेल्थ करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, एसआईपी के बारे में तो मैं समझाऊंगा ही। लेकिन आगे हम समझेंगे कि हमारी वेल्थ क्रिएशन में, हमारी जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है, उसका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है, सबसे बड़ी अड़चन क्या है उसमें। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, लाल अक्षर में मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, एवरेज इन्फ्लेशन हैज ग्रोन बाय 5.40% इन लास्ट 30 ईयर्स। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आप सबने सुना होगा अपने पापा मम्मी से, अपने दादा दादी से, अपने चाचा चाची से, कि हमारे समय में, मतलब आज से 20 30 50 साल पहले, चीज़ें इतनी सस्ती मिलती थी। 1 रुपये में तो इतना आ जाता था, 5 रुपये में तो इतना आ जाता था, एक आना उसकी भी वैल्यू थी। राइट। आज कौन देखता है, एक आना है भी नहीं एग्जिस्टेंस में। तो यहाँ पे राइट साइड में देखिए, यहाँ पे जहाँ पे जो ये मेरा कर्सर घूम रहा है वहाँ पे देखिए, इन 1990 जो 1 लाख रुपया था आपके पास, अगर 1990 में 1 लाख रुपया होता और आपने उस पैसे को संभाल के रख दिया होता कहीं पे, लॉक करके कहीं पे सेफगार्ड करके रख दिया होता, आज उसको आप बाहर निकलते ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 8,754, यानी कि 8,754 रुपीज। मतलब 10वें भाग की हो जाती उसकी वैल्यू, 10वें भाग से भी कम। वो पैसा इस तरह से गिरा है कि जिससे आप आज सिर्फ, जो उस समय पे 1 लाख रुपया गिना जाता था, उसकी वैल्यू गिर गिर के आज 8,700 हो गई। जबकि वेल्थ बनाने के लिए हमें पैसे की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, पैसा ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ता है, एक
चंक इकट्ठा करना पड़ता है, जिससे समय के साथ साथ आप वो लाइफस्टाइल को भी अफोर्ड कर पाए। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए, कुछ चीजें मैंने दी हुई है जो हर ज्यादातर लोग यूज करते हैं। गोल्ड, पेट्रोल, डीजल और मिल्क। 1991 में गोल्ड का प्राइस था 3,450। 3,450 से फिर वो बढ़ के 15 साल के बाद 2006 में हो गया कितना, 6,000 समथिंग। और फिर आज फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन करीबन एवरेज हम देखें तो करीबन 1,45,900, यानी 146 इतना हो गया है, यानी 1.5 लाख करीबन, समझो ना, इतना हो गया है। कितना इन्फ्लेशन हुआ, साल दर साल करीबन 11.5% का इन्फ्लेशन। फिर देखिए पेट्रोल, ये तो हम सब यूज करते हैं डेली। पेट्रोल का भाव 1991 में 14-15 रुपीज़ था, वहाँ से बढ़ के 45 रुपीज़ हुआ 15 साल के बाद। और उसके बाद आज करीबन 100 के आजू बाजू में घूम रहा है, करीबन 94-95 रुपीज़ के आजू बाजू में घूम रहा है। तो साल दर साल अगर हम एवरेज निकालें इन्फ्लेशन का, उसकी महंगाई का दर, तो करीबन आता है 5.5%। सेम वे इन डीजल, डीजल में तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। जो 4 रुपये का था वो आज 90 रुपये में हो गया है। और मिल्क, ये तो सबको ही मालूम होगा, लेडीज को तो पर्टिकुलरली मालूम होगा, क्योंकि वही तो लाते हैं रोज, वही तो सब मैनेज करते हैं घर का कामकाज। 8 रुपये में जो मिल्क आ रहा था वो आज 75 रुपीज से ऊपर निकल गया है। करीबन 7, 6.5, 7% का इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वही चीज़ें ली है जो हम रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सिर्फ ये प्राइजेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम जो घर खर्च करते हैं उसमें भी इसी परसेंट से इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो इन सब का एवरेज निकाले ना, मैं ये 11, 11, 11.5, 5.5%, 9.5%, 7.5%। तो एवरेज इन्फ्लेशन 7, 7.5% आता है, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो आपका साल दर साल महंगाई का दर 7, 7.5% है। तो इन्फ्लेशन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है जो हमारी वेल्थ को खा जाता है, बढ़ने नहीं देता। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि निवेश हम ऐसी जगह पे करें जहाँ पे सबसे पहले तो हम हमारे वेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाए। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि उसकी जो वैल्यू है एटलीस्ट वो तो सस्टेन करे, उतनी तो वैल्यू रहे उसकी। उसके लिए हमें ऐसी जगह पे निवेश करना है जहाँ पे एटलीस्ट हमें 7, 7.5% तो मिनिमम रिटर्न मिलता है। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकंड, उसके ऊपर अगर हमें वेल्थ का क्रिएशन करना है, हमें रिच अमीर बनना है, रिच बनना है, तो फिर 7% से ऊपर जो भी हम कमाते हैं वो हमें अमीर बनाता है। ठीक है, समझते आगे ये कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना, तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, जितना बने उतना जल्दी शुरू करें, क्योंकि सबसे बड़ा फंड मैनेजर कौन है, समय, वक्त। जितना ज़्यादा समय हम हमारी वेल्थ को देते हैं, उतनी ज़्यादा कंपाउंडिंग की पावर का बेनिफिट हमें मिलता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अभी आने वाली स्लाइड में। दूसरा, इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास, सही जगह पे निवेश करें। उसका एक एग्जाम्पल छोटा सा तो मैंने ऊपर ही आपको बात कर ली, कि आपको ऐसी जगह पे निवेश करना चाहिए जहां पे कम से कम 7, 7.5% मिले, तभी तो वो सस्टेन करेगी वैल्यू। और उससे बढ़ाना है तो उससे ज़्यादा कहीं पे मिलता है वहां पे निवेश करना चाहिए। एसेट क्लास, ये एसेट क्लास यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है निवेश करने की जगह। कौन कौन से एसेट क्लास है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मैं आपको ये साथ शेयर भी करता हूँ। एक है सबसे पहला, जो हम सबसे पहले से करते आ रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट। फिर आप पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट करते थे, आरडी। तो पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में। फिर एमआईएस, मंथली इनकम स्कीम में करते हैं। फिर बहुत लोगों का पॉपुलर पीपीएफ, जहाँ पे टैक्स फ्री रिटर्न मिलते हैं मैच्योरिटी पे, पीपीएफ। फिर एलआईसी, सबका फेवरेट, एलआईसी। फिर म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड में। फिर डायरेक्ट शेयर्स में निवेश करते हैं आप, इक्विटी शेयर्स, वहाँ पे। कंपनी की डिपॉजिट्स, वहाँ पे भी करते हैं। कुछ लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। और जो बहुत खतरों के खिलाड़ी लोग होते हैं, वो लोग क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश करते हैं। ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग जो जगह है निवेश की, उसको एसेट क्लास कहा जाता है, एक प्रोफेशनल भाषा में, एक अच्छी भाषा में। तो दूसरा ध्यान हमें रखना है कि सही जगह पे निवेश करना है। सही जगह हर एक के लिए अलग अलग होती है। एक्चुअली तो आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी कि कुछ परसेंटेज ये एसेट क्लास में, कुछ परसेंटेज ये एसेट क्लास में, ऐसे करके डाइवर्सिफाई करना है, जिससे हमें रिटर्न भी अच्छे मिले, हमारी सेफ्टी भी बरकरार रहे। और उसके साथ साथ में हमें रेगुलर इन्वेस्ट करना है। रेगुलर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज में रेगुलरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कसरत करते हैं, 4 दिन करके आपने छोड़ दिया, बाकी 26 दिन नहीं किया महीने का, तो आपकी हेल्थ रहेगी ऐसी, आपको जो मसल्स चाहिए, आपको जो बॉडी शेप चाहिए वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप
आपको काम करना है, आपको अच्छी इनकम बनानी है, आप महीने में 2 दिन काम करेंगे, 28 दिन काम नहीं करेंगे, तो रेगुलर इनकम होगी आपकी? नहीं होगी। उसी तरह किसी भी चीज में, इवन रिलेशनशिप में, हम समय देते हैं कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, तो ही वो रिलेशनशिप, हमारा बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है ना? तो उसी तरह निवेश में भी इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर करने होते हैं। एसआईपी में इसका सबसे ज्यादा महत्व है। जितना कंसिस्टेंट जो इन्वेस्टर है ना, लंबे समय तक, उसका पैसा सबसे ज्यादा बनता है। भले वो मंथली निवेश कम करता हो अमाउंट, लेकिन लंबे समय तक रेगुलरली उसने किया ना, तो वो करोड़पति अरबोपति बन जाता है। ठीक है ना? तो ये 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला, लिख लीजिए, माइंड में लिख लीजिए, नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला, स्टार्ट अर्ली, जितना बने उतना जल्दी शुरू करें। दूसरा, सही जगह पे निवेश करें, डाइवर्सिफाई करें। तीसरा, रेगुलरली करें। ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हम स्टार्ट अर्ली का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जितना जल्दी शुरू करते हैं उसका कितना फायदा मिलता है हमें लंबे अरसे में, वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है। एक बंदा है जो 25 साल का है, उसने जॉब शुरू की और तुरंत ही उसको किसी ने सिखाया होगा। एक्चुअली है ना, ये इन्वेस्टमेंट चीज़ें आप अपने आजू बाजू से सीखते हैं। इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस आपके पेरेंट्स अगर रेगुलर कर रहे हैं तो उनसे सीखते हैं आप, या फिर कोई दोस्त है, या आपके कोई प्रोफेसर है, या कोई टीचर है, उसने आपको गाइड किया हो तो। बाकी छोटी एज में, यानी करीबन 25-30 साल की एज तक तो समझ में ही नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादा प्रेजेंट में ही जीते हैं। जीना चाहिए प्रेजेंट में, लेकिन प्लान करना चाहिए फ्यूचर का। ठीक है ना? तो नेवर वरी अबाउट फ्यूचर, बट ऑलवेज प्लान अबाउट फ्यूचर, एंड लिव इन प्रेजेंट, बट गिव योर 100% अटेंशन टू वॉट एवर यू डू। जिससे होगा क्या, आप अपना मैक्सिमम डिलीवर करेंगे, उससे मैक्सिमम वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड करेंगे, जिससे पैसा भी आपको मैक्सिमम मिलेगा। अपने खर्चे निकालने के बाद इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट भी मैक्सिमम होगा। एक्चुअली तो इन्वेस्टमेंट खर्चे निकालने से पहले करना चाहिए, लेकिन शुरुआत की एज में चलता है। तो यहाँ पे ये जो 25 साल की उम्र वाले लड़के का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, उसने 10,000 रुपये पर मंथ सेव करना चालू करा। कब तक? जब तक वो 60 का हुआ तब तक, यानी कि 35 साल तक। और यहाँ पे दूसरा देखिए, 45 ईयर्स का जो बंदा है, यानी किसी भी रीजन से उसने मिस कर दी बस, उसको समझ में नहीं आया, या उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा थी, तो वो बचत नहीं कर पाया। तो 45 ईयर्स में जाके उसको समझ में आया कि भाई मुझे बचत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ना गवर्नमेंट मुझे पैसा देने वाली है घर चलाने के लिए, ना मेरे पेरेंट्स ने कुछ इतना बड़ा पैसा छोड़ा है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि चलो मैं 10 की जगह 20,000 से चालू करता हूँ। लेकिन उसके पास समय कम है, सिर्फ 15 साल है 60 साल के होने तक का। तो उसका पैसा कितना हुआ देखो, 45 ईयर्स की एज में उसने चालू किया, 20,000 रुपया पर मंथ एसआईपी में जमा करता है, यानी कि साल का करीबन 2,40,000। तो 15 साल में उसने इन्वेस्ट कितने किए? 36 लाख। और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 60 साल में? 1 करोड़ रुपया। इस बंदे को देखो, ये भाई को देखो, 25 साल में चालू किया 10,000, यानी कि इससे आधा इन्वेस्ट कर रहा है। 35 साल तक किया, क्योंकि जल्दी चालू किया, तो उसके पास समय लंबा था। उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया टोटल? 42 लैक्स। इससे कुछ 6 लाख ही ज़्यादा किया है, लेकिन उसकी वैल्यू देखो, 6,40,40,00,000। इससे करीबन 5.5 करोड़ ज्यादा। है ना? यहाँ पे इसको डबल इन्वेस्ट करने के बाद भी समय कम दिया तो सिर्फ 1 करोड़ मिला, जबकि इसको कितना मिला? 6.5 करोड़। अभी इसको एक आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। ये 1 करोड़ ये बंदा है ना, किसी जगह पे निवेश कर देगा, सेफ जगह पे, जहाँ से उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो साल का कितना हुआ? 6 लाख। डिवाइड इट बाई 12, 12 महीने होते हैं ना, तो हर महीने की इनकम कितनी मिलेगी इसको रिटायर्ड होने के बाद? 50,000 रुपया, 50,000 रुपीज। जबकि इसको उसका 7 गुना, यानी कि मंथली 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसी से आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये आदमी कैसी जिंदगी जिएगा आगे की। 50,000 पर मंथ उसके हाथ में आएगा, तो इसके हाथ में 3.5 लाख आएगा। समझ में आया दोस्तों? जितना जल्दी शुरू करोगे आप, भले ही अमाउंट कम हो, लंबा जितना रखोगे उतना पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। आते हैं दूसरे पे, राइट एसेट क्लास। अभी राइट एसेट क्लास में देखिए, यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे ये 1979 टू 2026 मार्क तक का डेटा लिया हुआ है। ये 1979 क्यों लिया लिया हुआ है? क्योंकि सेंसेक्स की शुरुआत इसी साल हुई थी, 100 पॉइंट से। ठीक है, दिसंबर 1979 में चालू हुआ सेंसेक्स 100 पॉइंट से। तो फिर हर एसेट क्लास
का यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरेज रिटर्न कितना दिया हर एसेट क्लास ने ईयर ऑन ईयर। इन्फ्लेशन इतने परसेंट से बढ़ा, करीबन 6.80% से, यानी कि 7% से। गोल्ड जो है वो करीबन 11% से बढ़ा। सिल्वर 10 सवा 10% से। बैंक की डिपॉजिट, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एनुअली 8.17। कंपनी डिपॉजिट, कंपनी यानी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, टाटा बिरला अंबानी, ये कंपनीज को भी पैसा चाहिए होता है, तो वो पब्लिक से लेते हैं एफडी के फॉर्म में, डिबेंचर के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में। तो वो क्या हुआ, ये 9.17% दिया उन्होंने। ये बैंक जितना सेफ नहीं होता, थोड़ा रिस्की होता है, उसीलिए वो परसेंटेज भी ज़्यादा देते हैं। फिर सेंसेक्स, सेंसेक्स का एवरेज रिटर्न है 15%। और यहाँ पे ये जो रिटर्न है ना, वो एक्चुअल रिटर्न है कि बंदे के हाथ में कितना पैसा आया आफ्टर इन्फ्लेशन, महंगाई का दर कट करने के बाद एक्चुअल वेल्थ कितनी बढ़ी उसकी, वो बताया हुआ है। तो ये 11% में से ये इन्फ्लेशन निकाल दो तो कितना एक्चुअल उसके हाथ में आया, सिर्फ 4%। सेम इन सिल्वर, करीबन 3%। बैंक डिपॉजिट में तो सिर्फ 1 1.5%, 1.25%। और कंपनी डिपॉजिट में 2 सवा 2%। इससे क्या वेल्थ क्रिएट होगी, जबकि उसके साथ में यहाँ पे 7.5% जितना आता है हाथ में, है ना। तो 7.5% ईयर ऑन ईयर, यानी इट इज़ वेरी गुड। दूसरी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि टैक्स को ध्यान में रखना होता है। लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है वो टैक्स के ऊपर नहीं है, वो आगे आने वाले दूसरे प्रेजेंटेशंस में मैं बात करूंगा कि टैक्स कैसे कटता है म्यूचुअल फंड में, कैसे फिक्स डिपॉजिट में, वो सब भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि निवेश करते समय किन किन चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एडवांस लेवल के उसमें हम वो भी देखेंगे। और यहाँ पे एक ऐसे ही ये ही डेटा जो है अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि आपने 1,000 रुपीज़ 1979 में इन्वेस्ट किया होता तो 2026 तक कितना हो गया होता। तो इन्फ्लेशन तो छोड़िए, गोल्ड की बात करते हैं। 1,40,000, 1,000 का हो गया होता 1,40,000, बहुत ज़्यादा है ना। फिर सिल्वर 96,000। बैंक डिपॉजिट बैंक में रखा होता एफडी में, और वो ऑटो रिन्यू रख दिया होता ईयर ऑन ईयर, तो आज 47 ईयर्स में बढ़ के वो 40,000 हो जाता। कंपनी डिपॉजिट में 62 हो जाता। यहाँ पे देखिए अभी रियल मैजिक, 7,19,000, 700% से ज़्यादा 1,000 का, है ना। सो अभी इससे तो आपको अभी कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्विटी इज ऑलवेज बीटिंग ऑल अदर एसेट क्लासेस। रिस्क होता है उसमें, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, सही एसेट क्लास चूज करना, सही कंपनीज चूज करनी पड़ती है। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड है ना, फंड मैनेजर बैठे हैं हमारे लिए चूज करने के लिए। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर गारंटेड फॉर फ्यूचर, सो वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, निवेश करने से पहले हमेशा अपने एडवाइजर की सलाह लें। खुद भी अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो स्टडी करें कहाँ पे निवेश कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद निवेश करें। और फिर यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं हम इन्वेस्ट रेगुलरली करने से क्या फायदा होता है। हमने तीन चीजें बोली थी ना। सबसे पहला क्या बोला था, जितना बोले उतना जल्दी शुरू करें। फिर सही एसेट क्लास में निवेश करें। और तीसरा, रेगुलरली निवेश करें। अभी रेगुलरली निवेश ऑटोमेटिक तो होता ही नहीं है। ठीक है ना, हम इतने डिसिप्लिन तो है ही नहीं कि हर चीज, बहुत कम लोग होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन कम लोग होते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई चीजें मिस कर देते हैं। वैसा ही इन्वेस्टमेंट का है। अगर मैं हर महीने अपने आप निवेश करने जाऊँ तो क्या होगा, किसी मंथ भूल भी जाऊंगा, किसी मंथ खर्चे ज्यादा आ गए, त्योहार आ गए, कुछ बड़ा और कोई खर्चा आ गया तो मैं मिस कर जाऊंगा, या मैं बीमार हो गया, कुछ भी है तो मिस कर सकता हूँ। उससे अच्छा है अगर एसआईपी जैसे किसी माध्यम से हम निवेश करते हैं तो हर महीने रेगुलर पर्टिकुलर डेट पे हमारा पैसा चला जाता है और निवेश हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये दो एग्जाम्पल से मैंने समझाया है। 4,000 रुपीज एक बंदा एक साथ में निवेश कर देता है, जबकि फंड की एनएवी कितनी थी, 10 रुपये। तो ये 4,000 रुपीज डिवाइडेड बाई एनएवी, 10 रुपये, यानी उसको कितने यूनिट्स मिले, 400 रुपीज। अगर ये 400 रुपीज उसने जब निवेश किया था तो ये 400 रुपीज ब्लॉक हो गए, उसके बाद उसको कुछ एडिशन डिलीशन नहीं हुआ। आज उसकी वैल्यू हमें जाननी है, तो आज ये पर्टिकुलर फंड की एनएवी कितनी चल रही है, उससे इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मिल गई, देखो ये 400 रुपीज़ है। आज की उसकी वैल्यू कितनी दिखाई हुई है यहाँ पे, 11, ये रही एनएवी आज की 11। तो 11 × 400, तो आज की उसकी वैल्यू क्या हो गई फंड की, 4,400। जबकि दूसरा बंदा है, उसने हर महीने हजार हजार किया, उसने बोला एक साथ में मुझे 4,000 नहीं डालना, आई विल इन्वेस्ट ऑन एवरी मंथ 1,000 रुपीज़। ठीक है, एक्चुअली ये लंबे अरसे का प्रोसेस होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल सरल रखने के लिए मैंने सिर्फ 4 महीने का लिया हुआ है। तो उसने क्या किया, पहले महीने 1,000 डाला, तब एनएवी 10 थी। सेंसेक्स तो आपको मालूम है ना, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी एनएवी ज़्यादा कभी एनएवी कम, प्राइस बढ़ती है प्राइस कम होती है।
तो उसको हर मार्केट का बेनिफिट मिला। पहले महीने में 10 NAV थी, तो उसको कितने यूनिट मिले? 100। दूसरे महीने में मार्केट गिर गया, तो उसको 9 रुपये NAV हो गई। तो 1000 रुपीज़, तो अमाउंट तो सेम निवेश कर रहा है, तो डिवाइड इट बाई 9, तो उसको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, तो कुछ 111 यूनिट्स मिले उसको। उसके बाद मार्केट और गिर गया। ट्रम्प जैसा कुछ किसी ने कुछ किया होगा, कुछ इंटरनेशनल या नेशनल प्रॉब्लम होगा, तो और मार्केट गिरा, तो 8 रुपये की NAV हो गई। तो हमेशा हमें यूनिट्स कब मिलते हैं, कितने यूनिट हमारे हाथ में आए वो, कि जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं उस दिन की NAV, उस NAV से उसको डिवाइड करते हैं, जितना पैसा हम निवेश करते हैं उससे, तो यूनिट आ जाता है। तो ये 1000 NAV गिर गई थी, तो ज़्यादा यूनिट मिले, 125 यूनिट्स मिले। और लास्ट में फिर मार्केट ने रिकवर कर लिया, और मार्केट सुधर गया, और लोग खुश हो गए। जबकि खुश कहाँ पे होना था? जहाँ पे ज़्यादा माल मिल रहा है, ठीक है ना, यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं। जबकि मार्केट गिरता है ना, तो हमें ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, तो हमें खुश वहाँ पे होना है। सही एसेट क्लास में निवेशित है तब। सो 1000 रुपीज़ का 11 रुपीज़ NAV हो गया, तो यूनिट्स कम मिले। तो आप ओवरऑल देखेंगे इनका, तो टोटल यूनिट्स कितने मिले इसको? 427.02। जबकि एक साथ में इन्वेस्ट करने वाले को सिर्फ 400 मिले थे। अभी आज के NAV से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी आज की पोजीशन मालूम पड़ जाएगी कि कितने पैसे हुए उसके। तो 427.02 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो कितना उसका पैसा हो गया? 4697.22। यानी इसको मिला 4400, इसको मिला 4697.22। निवेशित पैसा दोनों का 4000, ईयर ऑल्सो 4000, लेकिन इसको फायदा हुआ करीबन 300 रुपये का। शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, ये मतलब छोटे एग्जांपल की। इसकी एवरेज मतलब सस्ते में इसने खरीदा, ये खरीद की भाव है उसका, कि एवरेज उसको कितनी प्राइस पड़ी हर यूनिट की? 9.37, इसको 10 रुपीज़। देखा आपने? रेगुलरली निवेशित करते रहने से अलग अलग मार्केट में हमारा पैसा जाता है, और इससे हमें एवरेज आउट का बेनिफिट मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको जो मैंने समझाया, आई होप के समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में इससे आगे इस प्रेजेंटेशन को बढ़ाएंगे, जिसमें क्या आता है वो भी देख लेते हैं। ओके, ठीक है। और डेटा भी है, तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा मुझे। बाकी खास इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आगे की आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में फ़ायदा होगा। थैंक यू।